नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा करेंगे जो समाज में व्याप्त है और समाज के लिए आवश्यक हैं। आज की अवधारणाओं में हम चर्चा करेंगे सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं हमारे आसपास घटित होती रहती है। हम इन तीनों ही शब्दों से भली भांति परिचित हैं। हम आमतौर पर ये सुनते हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कक्षा में अध्यापक हमें कहते हैं कि एक दूसरे छात्र के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, और कई बार हम संघर्ष के बारे में भी सुनते या पढ़ते हैं। आज हम इनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की व्याख्या करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सहयोग की। सहयोग क्या है? सहयोग की परिभाषा देते हुए ग्रीन महोदय, प्रोफेसर ग्रीन एक विद्वान का नाम है, ग्रीन ये कहते हैं कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यत्न है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक समूह, 1 या 1 से अधिक समूह भी हो सकता है, जब किसी इच्छित या सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर प्रयत्न करते हैं तो इस अवधारणा को सहयोग का नाम दिया जाता है। एक और विद्वान हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस का ये कहना है कि एक सहयोगी समूह वह समूह है जो किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करता है जिस लक्ष्य की प्राप्ति सभी चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के सहयोग जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिलजुल कर किया जाने वाला प्रयत्न है। अब बात करते हैं, सहयोग जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, 2 राज्यों के बीच में हो सकता है, 2 समूहों के बीच में हो सकता है, किन्हीं 2 इकाइयों के बीच में सहयोग हो सकता है, या 2 से अधिक इकाइयां भी मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए कार्य कर सकती है। बात इस बात की करते हैं कि समाज में सहयोग के उत्पन्न होने के कारण क्या है, किन वजह से, किन कारणों से समाज में सहयोग की उत्पत्ति हुई, या किन कारणों की वजह से समाज में सहयोग आवश्यक है। सहयोग की आवश्यकता की यदि हम बात करें तो, यदि हम व्यक्तिगत दृष्टि से बात करें तो सहयोग जो है वो मनुष्य की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मानव अकेला नहीं रह सकता। जब कोई मनुष्य अकेला रहता है तो उसे सामान्य नहीं माना जा सकता। अर्थात मानव में मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति है, और यही प्रवृत्ति धीरे धीरे सहयोग का रूप ले लेती है। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर के जब भी उसका सामाजिक विकास होता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, सहयोग, धर्म, कर्म इत्यादि सामाजिक भावनाएं उसमें पैदा होती रहती है, और उन्हीं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू करता है। तो ये सहयोग जो है वो एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के रूप में भी मनुष्य के साथ रहता है। इसके बाद जो है वो है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता, मनुष्य अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कह सकता। आप लोग जानते होंगे, उदाहरण के तौर पे हम सभी लोग अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से समय समय पर सहायता लेते हैं और समय आने पर उनकी सहायता करते भी हैं। ये एक प्रकार से सहयोग का ही रूप है। तो सहयोग जो है
वो व्यक्तिगत तौर पे यदि देखा जाए तो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और सामाजिक तौर पे एक सामाजिक आवश्यकता भी है। अब बात करते हैं सहयोग के कार्यों की। सहयोग के क्या कार्य हो सकते हैं? समाज में सहयोग जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक प्रगति में। जिस समाज में सहयोग की कमी पाई जाती है उस समाज की प्रगति बाधित होती है। यह बात व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होती है और सामाजिक स्तर पर भी लागू होती है। दूसरा, कार्य में सुविधा। जब व्यक्ति किसी कार्य को एक दूसरे के सहयोग से करता है तो उसे उस कार्य को करने में सुगमता महसूस होती है, सरल कार्य लगता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हर किसी कार्य में निपुण नहीं हो सकता। उसे कार्य के विभिन्न पक्षों में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती है और उन समस्याओं के निदान हेतु उसे दूसरों का सहयोग लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। और सहयोग से जटिल जो कार्य है वह भी सरल प्रतीत होता है। एकता की भावना का विकास सहयोग के द्वारा होता है, यह भी सहयोग का एक कार्य है। जब हम किसी का सहयोग करते हैं या सहयोग करते हुए हम किसी एक निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो जो कार्य है वो हमें एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। मान लीजिए कि हम हमारे किसी मित्र का सहयोग कर रहे हैं। अपने मित्र का सहयोग करते समय हम ये नहीं देखते कि ये कार्य उसका है, हमें सिर्फ उस कार्य के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो इसमें एकता का विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी। आर्थिक क्षेत्र में आजकल आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग क्षेत्र में, व्यवसाय में, या यूं कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सहयोग की आवश्यकता ना हो। सभी क्षेत्रों में उपयोगी कहूँगा। आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग की अपनी उपयोगिता है। जहां संपूर्ण कार्य विभिन्न इकाइयों के रूप में बांटा जाता है। आप किसी बैंक की कार्य प्रणाली को देखिए या किसी कार्यालय की कार्य प्रणाली को देखिए, किस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में कार्य होता है। पहले किसी अमुक व्यक्ति के पास जाकर के आप काम करवाते हैं, वहाँ से वह कार्य का एक चरण पूरा होने के बाद वो दूसरे चरण पे जाता है, फिर तीसरे चरण पे जाता है और अंततः वो कार्य समाप्त होता है। तो ये आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में भी लाभदायक है। सहयोग का एक और कार्य है कि जब व्यक्ति सहयोग करता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता, और जब हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता तो उसे अपनी निपुणता का एक क्षेत्र विशेष चुनना होता है। और क्षेत्र विशेष में जब वो अपना योगदान तो दे देता है, लेकिन फिर भी यदि कार्य पूर्ण नहीं होता तो उसे किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और जब दूसरे का सहयोग वो लेता है तो वो स्वयं भी कुछ सीखता है और स्वयं दूसरे किसी व्यक्ति को सिखाता है। तो इस प्रकार से ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है वो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहयोग जो है वो ज्ञान में वृद्धि करने वाली एक प्रक्रिया भी है। सहयोग ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी करती है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो न तो किसी का सहयोग करता हो न किसी से सहयोग लेता हो, ऐसा व्यक्ति समाज में आसानी से समायोजित नहीं हो पाता और उसके व्यक्तित्व में नकारात्मक गुण है, बल्कि गुण तो नहीं कहूँगा, नकारात्मक वृत्तियाँ जो है वो ज़्यादा आ जाती है। तो इस प्रकार से सहयोग जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो सहयोग का अर्थ हमने जाना कि सहयोग दो व्यक्तियों, दो समूहों या दो से अधिक समूहों के द्वारा किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
मिलजुल करके किया जाने वाला प्रयत्न है। सहयोग की आवश्यकता हमने जानी, सहयोग के उत्पन्न होने के कारण जाने, मनोवैज्ञानिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। सहयोग के कार्य हमने जाने, जैसे विभिन्न कार्य है, एकता की भावना का विकास होता है, कार्यों में सुविधा होती है, आर्थिक क्षेत्र या और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। तो सहयोग की अवधारणा आप समझ गए होंगे। तो सहयोग जो है वो एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है और सहयोग के बारे में हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ा है। आगे हम दो अन्य अवधारणाओं के बारे में बात करें। सहयोग पर चर्चा करने के बाद अब हम दूसरी अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जो कि है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, ये शब्द आज के जीवन में विद्यार्थी बहुत बार सुनता है और ख़ास तौर से जब 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी 11वीं या 12वीं कक्षा में होता है तो इस शब्द से उनका काफ़ी वास्ता पड़ता है। कई बार अध्यापक, अभिभावक या समाज के प्रबुद्ध जन उन्हें कहते हैं कि आगे चलकर उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है या प्रतिस्पर्धा की तैयारी करनी है, तो वो इस अवधारणा को अपने मन में बैठाना शुरू करते हैं। हम प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है, इसकी अर्थ की यदि हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा एक असहभागी प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव पाया जाता है। अर्थात प्रतिस्पर्धा एक असहभागी प्रक्रिया बताई गई है जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो भाग लेने वाले लोग होते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना है वो पाई जाती है। बोगार्ट्स के शब्दों में यदि हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के चुनौतीपूर्ण प्रयत्न को कहा गया है जो इतनी मात्रा में नहीं होती कि सबकी मांग की पूर्ति हो सके। अर्थात प्रतिस्पर्धा में बोगार्ट्स ये कहते हैं कि कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई पद इतने होते हैं जिनकी संख्या सीमित होती है और सीमित संख्या होने की वजह से उन पदों को, उस वस्तु को, उन स्थानों को चाहने वाले लोगों की सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ हमें दो बातें तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रतिस्पर्धा में वस्तुओं की, स्थानों की, पदों की संख्या जो है वो सीमित होती है। उन पदों को, स्थानों को चाहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या अधिक होती है। अर्थात सीमित मात्रा में कोई वस्तु है, उसको प्राप्त करने की इच्छा अधिक मात्रा में जब लोग रखते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। और यही वजह है, जैसा कि पहले हमने चर्चा की, कि उनमें एक दूसरे के प्रति हल्की या अधिक ईर्ष्या की भावना होती है। वो किसी न किसी रूप में हार जीत की भावना भी इसमें शामिल होती है। प्रतिस्पर्धा की क्या विशेषताएं हो सकती है? प्रतिस्पर्धा जो है उसके लिए सबसे आवश्यक जो वस्तु है वो ये है, आवश्यक जो विशेषता है वो ये है कि उसके लिए दो या दो से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। अकेले व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है तो इसके लिए आवश्यक है कि उसके साथ एक या एक से अधिक प्रतिस्पर्धी अवश्य हो। प्रतिस्पर्धा एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, इम्पर्सनल प्रोसेस है। अवैयक्तिक से अभिप्राय क्या है कि अधिकांश समय या अधिकांशतः ऐसा होता है, अधिकतर, कि जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वे एक दूसरे को जानने वाले नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार होते हैं, जैसे IAS के लिए या राज्य सिविल सर्विसेज के लिए या किसी
अन्य अधीनस्थ सेवा के लिए लाखों की संख्या में प्रतिस्पर्धी बैठते हैं, कंपटीशन करने वाले जो लोग हैं वो बैठते हैं, लेकिन वो दूसरे अभ्यर्थियों को जानते हों ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वे उनमें से कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। वे विभिन्न राज्यों से हो सकते हैं, विभिन्न जिलों से हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा जो है वो एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, क्षमा करें। प्रतिस्पर्धा है वो एक निरंतर प्रक्रिया भी है। ये भी इसकी एक विशेषता है कि निरंतर प्रतिक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है वो सदैव चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के बाद सामाजिक जीवन में भी आजकल लोग प्रतिस्पर्धा है वो करते हैं। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्यतः अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन का अर्थ है कि व्यक्ति अनजाने में ही प्रतिस्पर्धा करता है। वह यह दावा तो करता है कि मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मेरी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में वह प्रतिस्पर्धा करता रहता है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा जो है वो अहिंसात्मक ढंग से लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। आमतौर पे जो प्रतिस्पर्धाएं होती है उनमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता और अहिंसात्मक तरीके से प्रतिस्पर्धाएं संपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के स्वरूप की हम बात कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा किन क्षेत्रों में हो सकती है, प्रतिस्पर्धा के रूप क्या हो सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, दो व्यावसायिक घरानों के बीच में हो सकती है, दो समूहों के बीच में हो सकती है, दो उद्योगों के बीच में हो सकती है। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है उसको हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नाम देते हैं। इसमें आमतौर पे अर्थ का समावेश अधिक होता है, रुपए पैसे या आय से जोड़ के इसको देखा जाता है। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा दो संस्कृतियों के बीच में हो सकती है, जिसमें अपनी संस्कृति में अधिक सुधार करना, अपनी संस्कृति को अधिक उत्कृष्ट बनाना जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती है। ये अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि पश्चिमी लोग हैं वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ भारतीय जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी प्रकार से समूह विशेष के लोग अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातीय प्रतिस्पर्धा हो सकती है। ये दो प्रजातियों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा है। दो प्रजातियां अपने शारीरिक गुणों के आधार पे या किसी अन्य आधार पे एक दूसरे से श्रेष्ठता का दावा कर सकती है या अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा होती है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति को अधिक उच्च बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। ऐसा करके वह समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि कुछ निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने समान दूसरी जातियों से प्रतिस्पर्धा करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करती है, या कहीं भी जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होकर के समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, प्राय दो राजनीतिक दलों के बीच में होती है, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। प्रौद्योगिक प्रतिस्पर्धा होती है। आमतौर पर सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह का जब निर्माण होता है, तो आज प्रत्येक देश या प्रत्येक समूह अधिक से अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना चाहता है और इसी कड़ी में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धाएं करते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो सकती है। इसके अतिरिक्त दो अन्य
वर्गीकरण भी हम प्रतिस्पर्धा के कर सकते हैं। व्यक्तिक वर्गीकरण कह सकते हैं। दो व्यक्ति विशेष के बीच में प्रतिस्पर्धा, कई रूप हो सकते हैं उसका। खेल के माध्यम से हो सकती है, जैसे दो खिलाड़ी खेलते हैं, ऐसा संभव है कि वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हों, क्योंकि आमतौर पे उन्होंने बहुत से मैच साथ खेले होंगे। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उम्मीदवारों में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के बीच में होने वाली प्रतिस्पर्धाएं। तो ये प्रतिस्पर्धा के कुछ प्रकार। प्रतिस्पर्धा के परिणाम क्या हो सकते हैं? कंपटीशन के परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या परिणाम हो सकते हैं? संगठनकारी परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये है, जो समाज में कुछ अच्छा योगदान देने वाले परिणाम हों, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। संगठनकारी परिणामों में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करके कोई नई प्रौद्योगिकी को विकसित कर लेता है, या अच्छे आर्थिक स्तर को प्राप्त कर लेता है, या समाज में अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, या कोई ऐसी वस्तु या ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो समाज के लिए उपयोगी है, तो इसे हम प्रतिस्पर्धा का संगठनकारी परिणाम कहेंगे। इसके अतिरिक्त विघटनकारी परिणाम भी प्रतिस्पर्धा के हो सकते हैं। विघटनकारी का अर्थ है कि प्रतिस्पर्धा जब प्रतिस्पर्धा से संघर्ष की तरफ बढ़ने लग जाती है, तो उसमें हर प्रकार के तरीके प्रतिस्पर्धी अपनाने लग जाते हैं। पिछले कुछ समय पहले समाचार पत्रों में हमने देखा था कि कुछ पुलिस की भर्ती के लिए जो नौजवान हैं, वो अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए नशीले या मादक द्रव्यों का प्रयोग करते पाए गए। तो ये एक प्रकार से विघटनकारी परिणाम देने वाली बात थी कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेने लग जाते हैं। प्रतिस्पर्धा, जब कई बार आपने देखा होगा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए भी ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है, वो प्रतिस्पर्धा के विघटनकारी परिणामों में सामने आता है। आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए जो गैर कानूनी कार्य लोग करते हैं कई बार, तो वो भी विघटनकारी परिणामों के आ सकता है। इसके बाद व्यक्तित्व से संबंधित परिणाम भी सामने आते हैं। जब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत अच्छे तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है, एक अच्छी भावना से प्रतिस्पर्धा होती है, तो उस प्रतिस्पर्धा के प्रभाव जो हैं वो व्यक्तित्व पर सकारात्मक पड़ते हैं। व्यक्तित्व का विकास करती है ऐसी प्रतिस्पर्धा। व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती ऐसी प्रतिस्पर्धा। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा के वशीभूत होकर के प्रतिस्पर्धी कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो सही नहीं है, या उसके लिए उन्होंने कोई गैर कानूनी गलत तरीके अपनाए हैं, समाज विरोधी तरीके अपनाए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के व्यक्तित्व का नकारात्मक विकास करती है, अर्थात नकारात्मक प्रभाव डालती है, और उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होने की बजाय व्यक्तित्व का पतन होता है। सामाजिक प्रगति से संबंधित परिणाम भी प्रतिस्पर्धा के होते हैं। जब व्यक्ति अच्छी दिशा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उस प्रतिस्पर्धा का समाज को लाभ मिलता है, तो सामाजिक प्रगति से संबंधित परिणाम भी है। तो हमने प्रतिस्पर्धा के बारे में जाना, प्रतिस्पर्धा के प्रकारों के बारे में जाना, और प्रतिस्पर्धा के प्रभावों के बारे में जाना। तो जैसा कि स्पष्ट हम कर चुके हैं कि प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तु, सीमित स्थान या सीमित पद, इनके लिए अधिसंख्या लोगों के द्वारा प्रतिस्पर्धा की जाती है। अर्थात जब ज़्यादा संख्या में लोग सीमित वस्तु, पद या स्थान के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो दशा प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा आमतौर पर अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है। तो ये प्रतिस्पर्धा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने जानी। सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर चर्चा करने के बाद हम संघर्ष के बारे में बात करते हैं, जो हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण अवधारणा है, संघर्ष। संघर्ष के बारे में
हमने काफ़ी सुना होगा, सहयोग और प्रतिस्पर्धा को जहाँ सकारात्मक अवधारणाओं या सकारात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है, वहीं संघर्ष को असहभागी और नकारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सामाजिक जीवन में भी संघर्ष देखने को मिलता है। यद्यपि संघर्ष का अधिकांशतः समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु कुछ समाजशास्त्री संघर्ष के सकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। संघर्ष के परिभाषा की यदि हम बात करें तो गिलिन और गिलिन महोदय, एक विद्वान हैं गिलिन एंड गिलिन, उनका कहना है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी की प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा करते हुए या हिंसा की धमकी देते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। और एक और विद्वान है A.W. ग्रीन। तो ग्रीन महोदय ये कहते हैं कि संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो दूसरे या दूसरों की इच्छा का विरोध करने और उसमें बाधा पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ग्रीन महोदय ये बात कहते हैं कि जब दूसरों की इच्छाओं को, उनके उद्देश्यों को रोकने के लिए, उनका दमन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो संघर्ष है। और गिलिन महोदय ये कहते हैं कि संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हिंसा या हिंसा के साधनों का प्रयोग करने की धमकी दे करके अपने उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। तो उपरोक्त दोनों विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि संघर्ष जो है उसमें सामान्यतः अनिवार्य रूप से हिंसा का प्रयोग होता है और आमतौर पर संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरों के उद्देश्यों में बाधा बनती है। किसी दूसरे व्यक्ति का वह उद्देश्य था और उसमें बाधा बन करके जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने उद्देश्य को साधना चाहता है तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होता है। संघर्ष एक नकारात्मक प्रक्रिया मानी गई है जिसके समाज में गंभीर परिणाम सामने आते हैं। लेकिन उन परिणामों की चर्चा करने से पहले हम संघर्ष की प्रकृति को जानना चाहेंगे। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया से मेरा अभिप्राय है कि जब व्यक्ति संघर्ष में लीन होता है, जब व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ संघर्ष में होता है तो वह उस संघर्ष के प्रति सचेत होता है। जबकि प्रतिस्पर्धा में हमने चर्चा की थी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो एक अवैयक्तिक और अचेतन प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। लेकिन संघर्ष जो है वो एक चेतन प्रक्रिया है। व्यक्ति जानता है और दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह की गतिविधियों का पता लगाते हुए उसी हिसाब से अपनी गतिविधियों की योजना बनाता है और दूसरे समूह की गतिविधियों पर निगाह या दृष्टि भी रखता है। इसके अतिरिक्त संघर्ष जो है वो आमतौर पर एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, पर्सनल प्रोसेस है। वैयक्तिक प्रक्रिया से अभिप्राय है कि जब संघर्ष करने वाले जो समूह होते हैं उन समूहों को पता होता है कि उनका संघर्ष किसके साथ है। प्रतिस्पर्धा में हमने इस बात की चर्चा करी थी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो अवैयक्तिक प्रक्रिया है। जैसे कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत से छात्रों का एक साथ बैठना और उन्हें दूसरे छात्रों के बारे में पता न होना। लेकिन संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष में दूसरे छात्रों का पता होता है। अनिरंतर प्रक्रिया, अनिरंतर प्रक्रिया का अर्थ है कि ये निरंतर प्रक्रिया नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है।
एक समय के बाद संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ महीने, कुछ वर्ष हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, और ये संघर्ष की समाप्ति होना आवश्यक है। यदि संघर्ष की समाप्ति ना हो तो मानव के शांतिपूर्ण जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग जाता है। तो अनिरंतर प्रक्रिया है। अनिरंतर प्रक्रिया के बाद हम संघर्ष की एक और विशेषता की बात करते हैं कि संघर्ष जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का अर्थ है कि विश्व में सभी स्थानों पर संघर्ष की अवधारणा किसी न किसी रूप में पाई जाती है। संघर्ष में आमतौर पर हिंसा का भाव सम्मिलित होता है। तो संघर्ष के बारे में कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। दूसरों के उद्देश्य में बाधा पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। हिंसा या हिंसा की धमकी संघर्ष का मूल तत्व है। व्यक्तिक प्रक्रिया है, पर्सनल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और संवेग प्रधान प्रक्रिया है। संवेग प्रधान का अर्थ है कि संघर्ष की उत्पत्ति किसी न किसी मानवीय संवेग से उत्पन्न होती है। जैसे क्रोध हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी समूह विशेष के प्रति ईर्ष्या हो सकती है, या कोई और दूसरा कारण, कोई और दूसरा संवेग है वो हो सकता है। संघर्ष के प्रकार की यदि हम बात करें तो संघर्ष के प्रकारों में व्यक्तिगत संघर्ष हो सकता है। ऐसा व्यक्तिगत ईर्ष्या के फलस्वरूप हो सकता है। एक दूसरे से घृणा करते हैं लोग तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर सकते हैं, मारपीट पे उतारू हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका व्यक्तिगत संघर्ष है उसकी परिणति में इस बात की समाप्ति होती है। प्रजातीय संघर्ष भी होते हैं। प्रजातीय संघर्ष के अंदर जब दो प्रजातियां एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में या एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से जब संघर्ष करती है तो वो प्रजातीय संघर्ष कहलाता है। सांप्रदायिक संघर्ष जब दो धार्मिक समूहों में, दो संप्रदायों में अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए या किसी भी अन्य बात को लेकर के जब संघर्ष होता है तो उसे हम सांप्रदायिक संघर्ष कहते हैं। इस तरह के संघर्ष भारत में प्राय होते रहे हैं अतीत में, और उनमें बहुत से लोगों की जो है वो जाने गई है। तो भारत के अंदर आमतौर पे हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में इस तरह के संघर्ष है वो देखने को मिले। वर्ग संघर्ष की हम बात करते हैं। दो वर्गों के बीच में संघर्ष हो सकता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने श्रमिक और पूंजीपति दो वर्गों का समाज में अस्तित्व बताते हुए उनके संघर्ष की व्याख्या की है। एक तो वो वर्ग जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, और एक जो दूसरा वर्ग है जिसकी वजह से उत्पादन होता है, वो उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं होता, लेकिन उसके बिना उत्पादन संभव नहीं होता। इसी प्रकार से आधुनिक समाज में भी भिन्न भिन्न प्रकार के और भी वर्ग हैं। फैक्ट्री मालिक और श्रमिकों का वर्ग है, अफसरशाही और कर्मचारियों के बीच में वर्ग संघर्ष है। इसी प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच में भी संघर्ष होता है। तो ये वर्ग संघर्ष के उदाहरण है। राजनीतिक संघर्ष हो सकता है। राजनीतिक संघर्ष में जो संघर्ष है वो अंतर्देशीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। अंतर्देशीय से अभिप्राय जो देश के भीतर विभिन्न राजनीतिक, विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियों के मध्य विचारधारा की लड़ाई के रूप में, और धीरे धीरे ये ऐसा जो संघर्ष है वो प्रतिस्पर्धा से फिर संघर्ष में तब्दील हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हम दो देशों के बीच के संघर्ष को भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जातीय संघर्ष भी हो सकता है। जातीय संघर्ष जो है वो दो जातियों के बीच में अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष में आधिपत्य की स्थापना के लिए, या कोई भी और जातिगत रीति रिवाज को लेकर के भी संघर्ष है वो
हो सकता है। अब बात करते हैं कि संघर्ष के समाज पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संघर्ष के अधिकांश प्रभाव है वो नकारात्मक है, क्योंकि हिंसा का प्रयोग होता है, खून खराबा होता है, बहुत लोगों की जान है वो जा सकती है, संपत्ति को नुकसान हो सकता है। फिर भी जो संघर्ष है उसके कुछ परिणाम इस तरह से हो सकते हैं। संघर्ष जो है वो अंतः समूह की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। जब कोई समूह संघर्ष में तल्लीन है तो जब वो समूह संघर्ष कर रहा है तो उस समूह में एकता की भावना आती है, और ऐसा करने का जो कार्य है वो संघर्ष की अवधारणा के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघर्ष का नकारात्मक प्रभाव ये भी हो सकता है कि समूह की एकता भंग हो जाए। निरंतर कोई समूह संघर्ष में है तो हो सकता है कि कुछ लोग उस समूह को छोड़ना पसंद करें। इसके अतिरिक्त संघर्ष के अन्य परिणामों में जन व धन की बर्बादी हो सकती है। यदि कोई समाज निरंतर संघर्ष में रहेगा तो उसके संसाधन है वो व्यर्थ जाते रहेंगे, और एक और भी व्यक्तिगत प्रभाव इस पे पड़ सकता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास है वो संभव नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति संघर्ष में रहेगा तो उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने आज सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में जाना। हमने इन 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अर्थ, इनकी विशेषताएं और इनके प्रभावों के बारे में भी हमने जाना, इनके प्रकारों के बारे में भी हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि इस तीनों अवधारणाओं का अच्छे से श्रवण करने के बाद जो छात्र हैं वो तीनों अवधारणाओं में भेद कर पाएंगे, इनमें जो सूक्ष्म भेद है उसका पता लगा पाएंगे। धन्यवाद।